चलिए बिना किसी देरी के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि आखिर कैसे फौज की एक छोटी सी चिंगारी ने पूरे उत्तर भारत में एक भयानक आग का रूप ले लिया। आज हम उस सिलसिलेवार घटनाक्रम की तह तक जाएंगे जिसने आने वाले कई दशकों तक अपना गहरा असर छोड़ा। सोचिए उस वक्त का माहौल कैसा रहा होगा। मई की एक सुबह कुछ सिपाही घबराए हुए सम्राट बहादुर शाह के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, हम मीरठ से सभी अंग्रेजों को मार कर आए हैं क्योंकि उन्होंने हमसे ऐसी गोलियां दांतों से काटने को कहा जिन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी थी। ये अल्फाज सीधे हमें उस अफरा तफरी और तत्कालिक धार्मिक डर के बीचों बीच ले आते हैं जिसने इस पूरे विद्रोह को हवा दी थी। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। दिल्ली में यमुना नदी पर बने नावों के इस पुल को देखकर सहज ही कल्पना की जा सकती है कि जब बागी सिपाही इस पुल को पार करके लाल किला पहुंचे होंगे तो क्या मंजर रहा होगा। सच कहें तो उस एक दिन ने इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और हां, घटनाओं की रफ्तार सच में हैरान करने वाली है। इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 10 मई को मेरठ में बगावत शुरू होती है और देखते ही देखते जून के आखिर तक गंगा के मैदानी इलाकों से अंग्रेजी शासन जैसे गायब ही हो जाता है। सिर्फ कुछ हफ्तों के अंदर इतना विशाल प्रशासनिक पतन, ये वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई आम दंगे नहीं थे। ये स्लाइड बहुत खूबसूरती से दिखाती है कि ये सब कितना सुनियोजित था, बिल्कुल एक वेल प्लान्ड प्लेबुक की तरह। एक तयशुदा क्रम था, पहले बुगुल बजना, फिर शस्त्रागार और खजाने पर कब्जा, उसके बाद सरकारी इमारतों को नष्ट करना और आखिर में अधिकारियों को निशाना बनाना। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। पर्दे के पीछे की तैयारी भी कमाल की थी। एक ही जाति और बैकग्राउंड से आने वाले इन सिपाहियों ने आपस में जबरदस्त तालमेल बिठा रखा था। रात के अंधेरे में बाकायदा पंचायतें होती थी और पता है, साधुओं और फकीरों को संदेश ले जाने वालों के रूप में इस्तेमाल किया जाता था ताकि अंग्रेजों को शक न हो। हर एक कदम बहुत बारीकी से कोऑर्डिनेट किया गया था। इस सब का नतीजा क्या हुआ? लखनऊ में तैनात एक अंग्रेज अधिकारी ने उस वक्त कहा था कि ब्रिटिश शासन, और मैं कोट कर रहा हूं, ताश के पत्तों के महल की तरह ढह गया था। ये एक छोटी सी लाइन अपने आप में पूरी कहानी बयान कर देती है कि प्रशासन कितनी अचानक और पूरी तरह से टूट चुका था। एक और दिलचस्प बात यहां निकल कर आती है, इस विशाल महासंग्राम के जो नेता थे ना, वो अक्सर शुरू में इसका हिस्सा बनना ही नहीं चाहते थे। चाहे वो बहादुर शाह हों या रानी लक्ष्मीबाई, ये पहले के शासक थे जिन्हें सिपाहियों और आम जनता के भारी दबाव के आगे झुकना पड़ा और मजबूरन नेतृत्व अपने हाथ में लेना पड़ा। भाग 1, अफवाहें, डर और भविष्यवाणी। चलिए देखते हैं उस मनोवैज्ञानिक ईंधन को जिसने इस विद्रोह को आग दी। अब इन अफवाहों में कितनी सच्चाई थी, इस बहस में पड़े बिना हमें यह समझना होगा कि इन बातों ने लोगों के दिलो दिमाग पर असर क्या डाला। बाजार के आटे में हड्डियों का चूरा होना या कारतूसों पर चर्बी का लगना, इन अफवाहों ने लोगों के सबसे गहरे डर को छेड़ दिया। उन्हें पूरी तरह से यकीन हो गया था कि उनका धर्म नष्ट करने की कोई बड़ी साजिश चल रही है, जिसने उन्हें तुरंत बगावत करने पर विवश कर दिया। और इस घबराहट भरे माहौल में आग में घी डालने का काम किया इस एक भविष्यवाणी ने, प्लासी की भविष्यवाणी। लोगों में यह बात पूरी तरह फैल गई थी कि 23 जून 1857 को प्लासी के युद्ध के ठीक एक सदी बाद ब्रिटिश शासन का अंत तय है। इसने बागियों को एक निश्चित टाइमलाइन और एक बड़ा मकसद दे दिया। इतिहास के दस्तावेजों में इस अजीबोगरीब घटना का भी जिक्र मिलता है। रात के अंधेरे में एक गांव के चौकीदार से दूसरे तक चपातियों का रहस्यमयी संचार। किसी को नहीं पता था कि ये कौन भेज रहा है, लेकिन आम लोगों ने इन चपातियों के बंटने को आने वाले किसी बहुत बड़े तूफान का पक्का इशारा मान लिया था। खैर, ये सब डर और परेशानियां अचानक हवा से नहीं आई थीं। अंग्रेजों ने पिछले कुछ सालों में जो नए कानून बनाए या जिस तरह से अवध और झांसी जैसे राज्यों को आक्रामक ढंग से हड़पा, उसने एक जमीन तैयार कर दी थी। जनता को अब महसूस होने लगा था कि उनकी सदियों पुरानी और पवित्र परंपराओं पर सीधा हमला हो रहा है। भाग 2, केस स्टडी के रूप में अवध का पतन। आइए इस विद्रोह की सबसे मूल जड़ को समझते हैं। चलिए अवध पर फोकस करते हैं। जब वहां के बेहद लोकप्रिय राजा वाजिद अली शाह को बेदखल करके कलकत्ता भेज दिया गया, तो लोगों को सिर्फ गहरा दुख ही नहीं हुआ, बल्कि वहां की पूरी अर्थव्यवस्था धड़म से नीचे गिर गई। दरबार खत्म होने से संगीतकारों और कारीगरों की रोजी रोटी छीन गई और असरदार स्थानीय तालुकदारों से उनके हथियार और किले छीन लिए गए। ये स्लाइड उस वक्त के हालात का सटीक अंतर दिखाती है। एक तरफ थे पुराने तालुकदार, माना कि वो टैक्स लेते थे,
पर मुसीबत के वक्त वो लचीले थे, त्योहारों पर मदद करते थे, एक पिता की तरह पेश आते थे। और दूसरी तरफ था नया ब्रिटिश प्रशासन, बिल्कुल अव्यक्तिगत और सख्त। सूखा पड़े या कोई शोक हो, इनकी लगान वसूली में कभी कोई छूट नहीं मिलती थी। अब इन आंकड़ों पर नजर डालिए। जब अंग्रेजों ने 1856 का समरी सेटलमेंट लागू किया, तब स्थानीय तालुकदारों के जमीन पर नियंत्रण में भयंकर गिरावट आई। गांव पर उनका जो अधिकार पहले 67% हुआ करता था, वो अचानक गिरकर सिर्फ 38% पर आ गया। और अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 70। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। अवध के कुछ क्षेत्रों में अंग्रेज प्रशासन ने किसानों पर लगान का अनुमान इतना गलत लगाया कि राजस्व की मांग 70% तक बढ़ा दी। बेचारा आम किसान इस भारी टैक्स के बोझ तले पूरी तरह से कुचला गया। तो यहां हम साफ देख सकते हैं कि कड़ियां कैसे जुड़ती हैं। गद्दी से उतारे गए राजा, अधिकारहीन तालुकदार और बोझ तले दबे किसान। और ध्यान रहे, सेना में भर्ती हुए सिपाही उन्हीं गांव से आते थे जहां ये सब जुल्म हो रहा था। इसलिए अपने आसपास की पूरी दुनिया को बिखरते देखकर ये सभी एकजुट हो गए। दर्द एक था और अब दुश्मन भी एक था। लोगों की इस एकजुटता ने विद्रोह को इतना खतरनाक बना दिया था कि इसको दबाने के लिए अंग्रेजों ने उतनी ही बेरहमी से आक्रमण किए। अवध की सिकंदराबाग इमारत के अंदरूनी हिस्से की ये तस्वीर हमें उस भयानक और अमानवीय तबाही की झलक दिखाती है जो लोगों को झेलनी पड़ी। और रेसिडेंसी के इन खंडहरों की ये दृश्यमयी तस्वीर हमें 1858 आते आते हुई बर्बादी के पैमाने का एहसास कराती है। एक छोटी सी चिंगारी से शुरू हुआ ये सफ़र इस पूरे क्षेत्र को एक लंबे खून खराबे और उजाड़ में छोड़ गया। तो जैसे ही हम अपना ये विश्लेषण समाप्त करते हैं, एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। किस तरह रहस्यमयी चपातियों के संचार, उन गहरी अफवाहों और एक टूटी हुई सामाजिक व्यवस्था ने शासक और शासित के बीच के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस पर विचार जरूर कीजिए, क्योंकि इतिहास की घटनाएं भले ही बीत जाएं, पर उनकी गूंज और उनके सिखाए सबक सदियों तक अपना असर दिखाते हैं।